नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी हैबिट 90 पर। काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद आप लोगों के समक्ष प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरा नाम है आभा प्रजापति। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 20, महासागरों और उनके संसाधनों के शोषण और उपयोग से संबद्ध विभिन्न पारिस्थितिकी समस्याओं को उजागर कीजिए। उत्तर, पृथ्वी पर जीवन के लिए महासागर सबसे बड़े संसाधन है तथा मानव द्वारा समुद्री संसाधनों का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन इन संसाधनों का अतिदोहन या अविवेकपूर्ण तथा अवैज्ञानिक ढंग से शोषण करने के कारण विभिन्न पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अत्यधिक मछली पकड़ना, ओवर फिशिंग। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि विश्व की 70% से अधिक मछली प्रजातियों का ह्रास ओवर फिशिंग से हुआ है। मानव के अत्यधिक मछली पकड़ने से समुद्री जानवर भूखे रह जाते हैं और भूख से उनकी मृत्यु होने लगती है, जिससे समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ने लगता है। इसलिए समुद्रों में जल्दी जल्दी मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। मछली पकड़ने के लिए मनुष्यों द्वारा विनाशकारी तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे मछली पकड़ने के लिए नीचे की तराई तक कैच का उपयोग करते हैं, जो समुद्र तल पर जीवों के निवास स्थल को नष्ट कर देती है, जिससे कई मछलियां तथा जीव जंतु अलग हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रजातियां खतरे में पड़ जाती हैं। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है, उसको आप देख लीजिएगा करंट से रिलेट करके, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में प्रतिबंध लगाया गया है, अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, इसी के संदर्भ में है। दूसरा नंबर देखते हैं, गैर जिम्मेदार मछली पालन, इरिस्पॉन्सिबल फिश फार्मिंग। मछली की खेती या जलीय कृषि तेजी से घट रही जंगली मछली के शेयरों की बढ़ती प्रतिक्रिया है। हालांकि यह सिद्धांत अच्छा है, किंतु खराब संचालन के कारण इसके नकारात्मक परिणाम है। जब मछली का चारा, मलमूत्र और दवा पर्यावरण में छोड़ी जाती है तो पोषक तत्व की कमी और रासायनिक प्रदूषण खुले समुद्र में आसानी से हो सकता है। जंगली मछली की खेती किए जाने पर भी विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जैसे देसी स्टॉक का नुकसान, बीमारी का संक्रमण और निवास स्थान में हानिकारक परिवर्तन। नंबर 3, भूत मत्स्य पालन, घोस्ट फिशिंग। घोस्ट फिशिंग पर्यावरण रूप से हानिकारक है। खोई या छोड़ी गई फिशिंग गियर मछली अन्य समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाती है तथा समुद्री जहाजों के लिए गंभीर खतरा है। नंबर 4, कचरा, गार्बेज। समुद्रों को कचरा फेंकने वाला स्थान समझा जाता है और संसार का कचरा समुद्रों में फेंका जाता है। इस कचरे में समुद्री जीव जानवर आसानी से फंस जाते हैं और कोरल स्पंज जैसे समुद्री जीव नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा समुद्री कछुए और डॉल्फिन खाद्य पदार्थों, जेलीफिश और स्क्विड्स के धोखे प्लास्टिक बैग को खा लेते हैं, जिससे इन जीवों के पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, ये देखिए इमेज में दिखाया गया समुद्री कचरे को, इतना सारा ऐसे ऐसे कचरा फेंका जाता है, पूरा इकट्ठा हो जाता है। नंबर 5, अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन। महासागर दुनिया भर में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के 1/3 भाग को अवशोषित करते हैं, जो पृथ्वी को ठंडा रखता है, लेकिन यह समुद्र की सतह को अम्लीय बनाता है। यह कोरल, प्लैंकटन और अन्य समुद्री जीवों द्वारा आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कंकाल का फ्रेम और गोले के निर्माण के लिए करते हैं, जो उनकी रक्षा करता है। औद्योगिक क्रांति के बाद महासागर की अम्लता में 25% की वृद्धि हुई है और इस दर की वृद्धि से समुद्री जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया है। महासागर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से CO2 को अवशोषित करते हैं, लेकिन जिस दर से जीवाश्म ईंधन जलाकर वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, महासागर का pH संतुलन उस बिंदु तक गिर रहा है जिससे महासागरीय जीव इससे मुकाबला करने में असक्षम है और कई प्रजातियां, जिनमें शंख से लेकर मूंगा तथा उन पर निर्भर मछलियां शामिल हैं, उनका सफाया होता जा रहा है। ये देखिए, ये एसिडिफिकेशन का चित्र है, अम्लीकरण। नंबर 6, मृत क्षेत्र, डेड जोन। मृत क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां समुद्र तल में कोई ऑक्सीजन नहीं होती है। ये क्षेत्र सामान्यतः बड़ी नदियों के मुहाने पर पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों का निर्माण रासायनिक उर्वरकों के कारण होता है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाए जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी से प्राणियों की मृत्यु हो जाती है तथा उनके आवास नष्ट हो जाते हैं। इस शताब्दी के अंत तक मृत क्षेत्र 50% तक बढ़ जाएंगे। मृत जोन महासागर के कमजोर बिंदु हैं, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण
जीवन का समर्थन नहीं करते और ग्लोबल वार्मिंग समुद्र में बदलाव तथा मृत जोन के कारण बनता है। वर्तमान में 400 से अधिक मृत जोन है जिनके और बढ़ने की संभावना है। 7 पारा प्रदूषण, मरकरी पोल्यूशन। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में महासागरों का पारा स्तर 30% से अधिक हो गया है और अगले कुछ दशकों में 50% तक बढ़ जाएगा। कोयला बिजली संयंत्र पारे का उत्सर्जन करते हैं जो समुद्री खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है और मछली के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है। यह न्यूरोटॉक्सिन भ्रूण के मस्तिष्क के विकास को बदल सकता है और इससे सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। डायरेक्ट मानव मस्तिष्क पर असर पड़ता है इसका, मर्करी पोल्यूशन का। नंबर 8, अपतटीय ड्रिलिंग, ऑफशोर ड्रिलिंग। तेल के उत्पादन के साथ आगे बढ़ना महासागर की दुविधाओं को बढ़ाएगा। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हमारे महासागरों को गर्म करने और अधिक अम्लीय होने के कारण है, लेकिन अपतटीय ड्रिलिंग जोखिम को और आगे ले जाती है। जब समुद्र तल से तेल निकाला जाता है तो पारा, आर्सेनिक और लेड जैसे अन्य रसायन इसके साथ आते हैं। इसके अलावा भूकंपीय तरंगों का उपयोग जलीय स्तनधारियों और भटकी व्हेल को खोजने के लिए किया जाता है। 2008 में इन तकनीकों के साथ तेल के लिए एक्सान मोबिल की खोज के परिणाम स्वरूप 100 व्हेलों ने खुद को समुद्र तट पर रखा था। इसके अलावा तेल के परिवहन के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं समस्याओं को जन्म देती हैं जिससे समुद्र तल का क्षरण होता है। ठीक है, अब नंबर 9 देखते हैं, व्हेलिंग और शार्क फिशिंग। प्रत्येक वर्ष 50 से 100 मिलियन शार्क मारे जाते हैं, या तो मछली पकड़ने वाले जहाजों से उपचारात्मक या सीधे अपने पृष्ठीय पंख के लिए शिकार किया जाता है, जिसका उपयोग एशिया भर में लोकप्रिय एक महंगे सूप में किया जाता है। 1986 के कई प्रकार के व्हेलिंग के बावजूद शार्क को पकड़ना, उनके पंख काट देना और उन्हें वापस समुद्र में फेंक देना आम बात है। शार्क खाद्य श्रृंखला के शिकारी है, उसकी प्रजनन क्षमता धीमी है, इसलिए उनकी संख्या में तीव्र वृद्धि नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप समुद्री खाद्य श्रृंखला पूरी तरह प्रभावित होती है। नंबर 10, समुद्री तापन, ओशियन वार्मिंग। हमारे ग्रह का 71% भाग महासागरों से घिरा हुआ है, फिर भी हम उनकी उपेक्षा करते हुए असंख्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हैं। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तरी अटलांटिक महासागर में भारी मात्रा में गर्मी जमा करके जलवायु बम बन रहा है। साउथहैम्पटन और प्लायमाउथ विश्वविद्यालयों के समुद्री शोधकर्ताओं ने पाया कि पश्चिमी यूरोप से पूर्वी अमेरिका तक समुद्र के ऊपरी क्षेत्र 1500 मीटर तक 7 साल में 0.015 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है। ऊष्मा को संग्रहित करने की महासागरों की क्षमता का अर्थ उस आकार के पानी का तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस ऊपर वातावरण को गर्म करने के लिए पर्याप्त है। लवलॉक के अनुसार समुद्र के पानी की ऊपरी सतह लगभग 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर पानी और पोषक तत्वों का थर्मल मिश्रण बंद हो जाता है। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय पानी साफ नीला है और वहीं आर्कटिक में पानी सूप की तरह दिखाई देता है। नंबर 11, निवास स्थान और प्रवाल भित्तियों का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट एंड कोरल रीफ्स। प्रवाल भित्तियों को स्वस्थ रखना पर्यावरण के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव अपनी आर्थिक जरूरतों के कारण उनका भी शोषण कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग भी प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण है। निष्कर्ष देखते हैं अब इस प्रश्नोत्तर का। महासागरों की इन पारिस्थितिकी समस्याओं को देखते हुए समुद्रों और उनके संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग तथा संरक्षण की आवश्यकता है, जिससे महासागरों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इनमें करंट के जो भी फैक्ट हैं वो सारे जोड़ के आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 21, क्षेत्रीय विभेदन भूगोल की क्रोड विषय वस्तु है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कई यूरोपीय एवं अमेरिकी विद्वानों ने भूगोल को क्षेत्रीय विभेदन के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। मानवीय और भौतिक तथ्यों तथा घटनाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन इस रूप में कि वे अन्य स्थानिक समीपस्थों के कारणतया रूप से जुड़े तथ्यों एवं घटनाओं से संबंध जोड़ता है, क्षेत्रीय विभेदन कहलाता है। ये क्षेत्रीय विभेदन की परिभाषा हो गई। भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन प्राचीन अवधारणा है। ईसा के लगभग 6वीं शताब्दी पूर्व हिकैटियस ने सबसे पहले इसकी नींव रखी और स्ट्रैबो ने इसे प्रदेश विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। स्ट्रैबो ने बताया कि भूगोलवेत्ता वह व्यक्ति है जो पृथ्वी के विभिन्न भागों का वर्णन करने का प्रयास करता है।
इस प्रकार स्ट्रैबो ने क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक भूगोल की नींव डाली और क्षेत्रीय विभेदन का दर्शन प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय विभेदन की विचारधारा रिchthofen द्वारा हम्बोल्ट एवं रिटर के विश्लेषण से उत्पन्न हुई और हेटनर ने इसे आगे बढ़ाया। ठीक है, क्षेत्रीय विभेदन एरियल डिफरेंशिएशन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग सावर, ये जो है नेट जेआरएफ में इंपॉर्टेंट होता है किसका प्रयोग किसने किया ना, तो याद रखेगा। सावर ने हेटनर की भौगोलिक संकल्पना का भावानुवाद करते समय 1925 में किया था। 1998 में हेटनर ने बताया कि आदिकाल से आधुनिक काल तक भूगोल की यह विशेषता रही है कि इससे पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्नता का ज्ञान होता है, क्योंकि ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। 1905 में उन्होंने पृथ्वी का प्रदेश विज्ञान कोरोलॉजी लिखा, जिसके अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्नता तथा एक दूसरे के साथ उनके स्थानिक संबंध को दर्शाता है। इसके बाद इसे कई अमेरिकी विद्वानों ने प्रयोग किया, किंतु इसका सही विश्लेषण रिचर्ड हार्टसोन ने 1939 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ जियोग्राफी, ये इनकी पुस्तक है हार्टसोन की, में किया। हार्टसोन ने इसे एक प्रतिष्ठित विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय विभेदन को प्रदेश विज्ञान अथवा क्षेत्रवर्णीय भूगोल के रूप में जाना जाता है। प्रदेश विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि में किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र का अपना भौगोलिक व्यक्तित्व होता है और वह अन्य क्षेत्रों से भिन्न होता है। विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट अध्ययन से संबंधित होने के कारण ही भूगोल को विशिष्ट वर्णनीय विषय कहा जाता है। 1939 में हार्टसोन के पश्चात कई विद्वानों और संस्थानों ने भूगोल को नए रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें क्षेत्रीय विभेदन की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। 1950 में ग्लोसरी कमेटी ऑफ ब्रिटिश जियोग्राफर्स द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का उनके विभेदों एवं संबंधों के संदर्भ में पृथ्वी का वर्णन करता है। अमेरिकन कॉलेज डिक्शनरी ने हार्टसोन से परामर्श के पश्चात भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया। भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करता है और यह भिन्नता जलवायु, उच्चावच, मिट्टी, वनस्पति, जनसंख्या, भूमि उपयोग, उद्योग धंधे, राज्यों तथा कई तत्वों के मिश्रण रूपों के गुणों, क्रम और अंतर संबंधों द्वारा व्यक्त होती है। 1950 तथा 1960 के दशक में भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के कारण मात्रात्मक विधियों का अधिक प्रचलन हो गया और क्षेत्रीय भूगोल लगभग अप्रासंगिक हो गया। किंतु 1950 तथा 1960 के दशक में भूगोल में मात्रात्मक 1980 के दशक में एक बार फिर क्षेत्रीय विभेदन की विचारधारा मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु बन गई और इसी दशाब्दी में क्षेत्र विभेदीकरण के 3 स्वरूप उभर कर आए। नंबर 1, मानवतावादी सोच, ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट। इससे मानव की जागरूकता, शक्ति, चेतन तथा उनकी सृजनात्मकता को सक्रिय एवं केंद्रीय भूमिका प्राप्त होती है। मानवतावादी पद्धति भूदृश्य की खोज करने, उनकी चिन्हात्मक विषय सामग्री की व्याख्या करने और सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने का प्रयास करती है। नंबर 2, श्रम विभाजन संबंधी विश्लेषण। कुछ भूगोल के जानकारों के क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं व जन कल्याण के कार्यों की विवेचना मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया जाने लगा। नंबर 3, भूगोल में प्रासंगिक सिद्धांत, कॉन्टेक्सचुअल थ्योरी। इसमें विभिन्न की विभिन्नता एवं समानता को मानवीय एजेंसी और सामाजिक संरचना के माध्यम से विभेदन द्वारा देखना था। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भौतिक एवं सामाजिक संरचना होती है, जिसके आधार पर वह दूसरे क्षेत्रों से भिन्न होता है। क्षेत्रीय विभेदीकरण की आलोचना अब आलोचनात्मक पक्ष देखते हैं। इस आधार पर की जाती है कि उनका अध्ययन प्रभावी व स्थायी सामान्यीकरण अथवा निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता। उसका वर्णन मात्र अस्थायी है, जो सामान्य नियम निर्धारण में योगदान नहीं दे सकता। क्षेत्रों के विभेदीकरण में उनके मध्य स्पष्ट सीमा रेखा निर्धारित करना चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि सामाजिक समुदायों में आर्थिक, सामाजिक व नैतिक परिवर्तन होते रहते हैं। इनका स्वरूप क्षणिक व अस्थायी होता है।
इन आलोचनाओं के बावजूद क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना निरर्थक नहीं है। भूगोल में विभेदीकरण द्वारा विषय की परिभाषा अत्यंत तर्कपूर्ण, वैज्ञानिक और यथार्थ पर आधारित मानी जाती है और क्षेत्रीय विभेदन वर्तमान में भी भूगोल की क्रोध विषय वस्तु है। ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना, एज इट इज लिखना होता है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। भूगोलवेत्ताओं के विचार ये जो भी रहते हैं ये एज इट इज ही लिखे जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न होता है, प्रश्न संख्या 22। पेडिप्लेनेशन की संकल्पना की व्याख्या करने में किंग ने डेविस, पेंक और वुड के विचारों के साथ अपने विचार जोड़े थे, इसका विस्तार समझाइए। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, इसमें भी कुछ भी करंट का नहीं जुड़ता है। उत्तर 1948 में लेस्टर किंग ने भूदृश्य विकास का एक नवीन चक्र प्रस्तुत किया जिसे पेडिप्लेन निर्माण चक्र कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों में पाए जाने वाले अपर्दन सतहों में विस्तृत समतल धरातल के बीच कहीं टापू के आकार के अत्यंत कठोर चट्टानों के अवशिष्ट टीले मिलते हैं, इन्हें इंसेलबर्ग कहते हैं। किंग की संकल्पना इन्हीं अपर्दन सतहों के अध्ययन पर आधारित है। उनके विचारों को डेविस, पेंक और वुड के विचारों का सम्मिश्रण माना जाता है। डेविस की तरह किंग ने भी माना कि एक प्रारंभिक उत्थान द्वारा भूदृश्य विकास का नया चक्र शुरू होता है जिसमें भूदृश्य युवा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्थाओं से होकर गुजरता है। किंतु जहां डेविस के अनुसार भूदृश्य का विकास ढाल पतन द्वारा होता है, वहां किंग के अनुसार भूदृश्य का विकास ढालों के समानांतर निवर्तन द्वारा होता है। यहाँ पे तुलनात्मक वर्णन किया जा रहा है तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा, जिसमें चक्र की प्रारंभिक दशा में नदी के निम्नवर्ती अपर्दन द्वारा खड़े ढालों का निर्माण होता है। जब ये ढाल स्थिर हो जाते हैं तो समानांतर निवर्तन द्वारा ये ढाल नदी के बीच के क्षेत्र में पेडिमेंट का विस्तार होता जाता है, किंतु ढाल की तीव्रता में कोई अंतर नहीं होता है। कालांतर में निकटवर्ती नदियों के बढ़ते हुए पेडिमेंट द्वारा ये ढाल समाप्त होने लगते हैं और चक्र के अंतिम समय में पूरे क्षेत्र में बहुल अवतल भूदृश्य का निर्माण होता है जिसे पेडिप्लेन कहते हैं। किंग वुड के पहाड़ी ढाल के तत्वों को स्वीकार करते हैं जिनमें शिखर, कगार, मलबा ढाल तथा पेडिमेंट हैं। पेडिप्लेनेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भूदृश्य का विकास ढाल के समानांतर विवर्तन और पेडिमेंट निर्माण तथा निकटवर्ती पेडिमेंटों के सम्मिलन द्वारा होता है। पेडिप्लेनेशन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पेडिप्लेनेशन की शुरुआत एक उत्थान से होती है। यह उत्थान जटिल संरचनात्मक संचलनों अथवा पुराने पेनिप्लेन के ऊपर उठने से हो सकता है। इस पर नई अथवा पुरानी नदियां नए आधार तल के अनुसार नीचे की ओर लंबवत अपर्दन तेजी से शुरू कर देती हैं। ग्रेनाइट अथवा नाइस चट्टानों के क्षेत्र में अफ्रीका नदी घाटियों का प्रारूप सामान्यतः आयताकार होता है। समय के साथ लंबवत अपर्दन कमजोर पड़ जाता है और पार्श्विक अपर्दन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। घाटियों के विस्तार द्वारा पेडिमेंट का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ढाल के समानांतर निवर्तन से दो नदियों के बीच की ऊंची भूमि कटकर नीची हो जाती है और इस प्रकार पेडिमेंट का विस्तार होता जाता है। प्रारंभिक धरातल के कुछ अंश जहां तहां ऊंचे टीलों के रूप में विद्यमान रहते हैं और युवावस्था के अंत तक दो नदियों के बीच की भूमि ऊंचे गुंबद अर्थात इंसेलबर्ग का रूप धारण करने लगते हैं। इंसेलबर्ग देखा होगा, उनका आकार ऐसे ऐसे होता है, छतरीनुमा ऐसे 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 बना होता है, ठीक है। बी, इसके बाद प्रौढ़ावस्था में इंसेलबर्ग की संख्या में ऋतुक्षरण और अपर्दन द्वारा कमी होने लगती है। फिर भी प्रौढ़ावस्था के अंत तक कुछ इंसेलबर्ग अपेक्षाकृत समतल धरातल के ऊपर टापू ऊपर उठते हैं जो प्रारंभिक पेडिप्लेन या पेनिप्लेन के अवशेष हैं। युवावस्था में घाटी कटाव के कारण जो उच्चावच में वृद्धि हुई थी वह प्रौढ़ावस्था में या तो स्थिर रहती है अथवा उसमें कमी आती है। जब पेडिप्लेन या पेनिप्लेन की अवस्था चलती रहती है तो एक धरातल होता है ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे होता है, ऊपर उठा होता पूरा, प्रारंभिक अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। लेकिन जब इसका कटाव होता है तो वो जो कुछ भूमि नीचे रह जाती है और इंसेलबर्ग के रूप में ये जो भूदृश्य हैं ये ऐसे ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है। तो इनको इंसेलबर्ग, बचे हुए भाग को इंसेलबर्ग कहते हैं, ठीक है।
ये कहाँ तक पढ़ा? वृद्धावस्था में तीव्र ढाल वाले अधिकांश अवशिष्ट टीले या पहाड़ियां स्कार्प रिट्रीट द्वारा नष्ट हो जाती हैं। भूदृश्य मुख्यतः निम्न ढाल वाले विस्तृत अवतल पेडिमेंट द्वारा निर्मित होता है, जिसका अंतिम रूप बहुल अवतलीय धरातल का निर्माण होता है, जिसे पेडिप्लेन कहते हैं। और विस्तृत समतल धरातल में कहीं कहीं इंसेल वर्ग के छोटे टीले ऊपर उठते दिखाई देते हैं। जब उच्चावच नीचा हो जाता है तो मलबा जमा होने लगता है और कहीं कहीं निक्षेप के कारण भूदृश्य में उत्तलता आ जाती है। पेडिप्लेन का निर्माण चाहे पार्श्वीय अपर्दन द्वारा हुआ हो या समानांतर निवर्तन द्वारा, यह स्पष्ट है कि पेडिप्लेन के का रूप डेविस के पेनिप्लेन तथा पेंक के प्राइमा रूम्फ से ज्यादा अलग नहीं है। इनमें देखिए तीनों ने अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। डेविस ने पेनिप्लेन कहा है, पेंक ने प्राइमा रूम्फ कहा है और किंग के अनुसार पेडिप्लेन है। तो ये शब्दावलियां इनको ध्यान रखिएगा। किंग के अनुसार पेडिप्लेन सामान्य भू-आकृतिक चक्र का अंतिम रूप है और प्रवाहित जल अपर्दन से निर्मित इस प्रकार के समतल क्षेत्र इसी विधि या प्रक्रिया से बने हैं। इस प्रकार पेडिप्लेनेशन की संकल्पना के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि किंग ने डेविस, पेंक और वुड के विचारों के साथ अपने विचार जोड़े थे। ये यहाँ से प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। और देखिए इसमें पेडिप्लेनेशन की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है, ठीक है। ओल्ड, मैच्योर, यूथ, ये युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, किंग द्वारा ढाल का विकास। और ये देखिए ये यहाँ पे उसका चित्र दिखाया गया है पेडिप्लेनेशन का, ठीक है। अब अगले प्रश्नोत्तर अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।